सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और आज आपका संविधान में भारतीय संविधान के प्रस्तावना का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग सरल भाषा में अच्छी तरह समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार है। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु प्रायः उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है जिसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। तो देखिए, एक उद्देशिका जिसे संविधान के स्टार्टिंग में प्रस्तुत की जाती है उसे कहा जाता है संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत की संविधान की उद्देशिका जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आप उद्देशिका संविधान का सार माना जाता है। उसके लक्ष्य को प्रकट करना तथा संविधान के दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होते हैं। तो पूरे संविधान का जो सार होता है, मतलब एक सूक्ष्म रूप होता है, वो होता है उद्देशिका। चलिए, उद्देशिका को किस प्रकार हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार हमारा उद्देशिका लिखा गया है उसे हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हम भारत के लोग। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला क्या लिखा गया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो देखिए, जैसा लिखा गया है संविधान के प्रस्तावना में वैसा हमने आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे जो जो शब्दों का उपयोग हुआ है उसको आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि यह शब्द संविधान पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो ये फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे जो लिखे गए हैं वर्ड उसको। आगे इसी में देखिए, आप देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो संविधान के प्रस्तावना को भी इसी दिन लिखा गया है और इसी दिन से लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही आप विक्रम संवत वर्ष भी देखिए, तो 2006 था, 1949 सन था और 2006 विक्रम संवत वर्ष। आगे आप इसी में देखिए जो संविधान में शब्द बोले गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो ये सारे वर्डों का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संप्रभु। तो संप्रभु कहने का मतलब है राज्य की राजनीतिक सीमाओं के भीतर इसकी सत्ता सर्वोपरि है तथा यह किसी भी बाहरी शक्ति की प्रभुता स्वीकार नहीं करती है। मतलब हमारे संविधान का जो अधिकार है हमारे देश के अंदर है और ये किसी दूसरे देश की किसी भी प्रकार की प्रभुसत्ता को स्वीकार नहीं करता है। आगे देखिए आप, पंथ निरपेक्षता। तो इसका मतलब होता है, देखिए इसका अर्थ है लौकिकता को आध्यात्मिकता पर वरीयता देना, धर्म पर आधारित भेदों का सम्मान करना, अन्य धर्मों के प्रति राज्य द्वारा तटस्थता बरतना ही धर्म निरपेक्षता है। मतलब एक छोटे से शब्द में कहा जाए तो संविधान हमें सभी धर्मों का सम्मान करने को कहता है। साथ ही आप लोकतंत्र का मतलब देखिए, तो छोटे से शब्दों में लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन या फिर जनता का शासन। गणतंत्र, तो देखिए गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होगा ना कि वंशानुगत। मतलब जो राज्य में प्रमुख है, जो चुनाव द्वारा जीतता है वही वहां पे निर्वाचित होगा, यहाँ पे वंशानुगत नहीं होगा।
मतलब जैसे पहले राजाओं के पुत्र ही राजा होते थे उस प्रकार नहीं होगा। यहाँ पर निर्वाचन किया जाएगा और जो वहां पर चुनाव में जीतता है वही यहाँ का राज प्रमुख कहलाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभुता की बात करें तो इसका मतलब होता है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारा देश जो है बाहरी और आंतरिक रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। आगे देखिए आप, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए ऐसी इकाई जिसमें राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है उसे कहा जाता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे है समाजवादी। तो देखिए यह शब्द भारत को एक जन कल्याण राज्य के रूप में स्थापित करता है। तो समाजवादी शब्द का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जन कल्याण, मतलब लोगों के कल्याण से संबंधित। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए हमारी जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसके उद्देश्य क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, उद्देशिका यह बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। दूसरा पॉइंट है, उद्देशिका लोगों के लक्ष्यों आकांक्षाओं को प्रकट करती है। तीसरा पॉइंट है, इसका प्रयोग किसी अनुच्छेद में विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए हो सकता है। और चौथा पॉइंट है, यह जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना तथा पारित हुआ था। तो ये चारों पॉइंट संविधान के उद्देशिका के उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं। आगे आप इसी में देखिए उद्देशिका संविधान के एक भाग के रूप में है। वर्तमान में यह एक भाग के रूप में है, पहले यह भाग के रूप में नहीं था। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए परंपरागत मत क्या था, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं मानता है, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दे तो भी संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। इसे पुस्तक के पूर्व परिचय की तरह समझा जा सकता है। देखिए किसी भी पुस्तक में स्टार्टिंग में जो प्रस्तावना दी जाती है उसी प्रकार आप इसको समझ सकते हैं, ऐसा पहले मत था। तो यह मत सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में प्रकट किया था। तो बेरुबारी यूनियनवाद 1960 में यह बताया गया था कि संविधान की उद्देशिका जो है, जो प्रस्तावना जो है, वह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए नवीन मत, जो नया मत है उसके बारे में, इसे संविधान का एक भाग बताता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का जो वाद हुआ था उस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग बताया है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया तथा समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिए थे। वर्तमान में नवीन मत ही मान्य है। तो वर्तमान में जो हमारे संविधान की उद्देशिका है वह हमारे संविधान का भाग है। इम्पोर्टेंट है संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना, तो सारे इम्पोर्टेंट चीज इसमें कवर किए हैं। तो आप इतना पढ़े, इतना आपके लिए काफी है। जितना भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको सारी चीज यहाँ पे कवर किया गया है। ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 से समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। अगला वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।